तो आप हमको बता दीजिएगा, हम इसकी आपको थ्योरी समझा देंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए और सीखिए, क्योंकि ये आपके ही सिलेबस का है। क्लोरीन और सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। अब आप समझिए, संयोजकता, संयोजकता का मतलब किससे होता है? संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी से, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी निकालिए, यानी कि संयोजकता से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि क्लोरीन यानी का क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइए, 17। परमाणु क्रमांक 17 होता है। और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 16। और मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 12। बात क्लियर है? यानी का सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इनके पहले तो परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। तो यहाँ से समझ में आता है कि क्लोरीन कितना हो गया, 17, सल्फर कितना हुआ, 16, और मैग्नीशियम कितना हुआ, 12। अब इनकी संयोजकता निकालते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए मैं आपको बताएं तो सबसे पहले 17 के लिए अगर देखें तो आपने जब कक्ष पढ़ी होंगी तो उन कक्षों में देखा होगा कि पहली कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी का पहली कक्ष ये थी, दूसरी कक्ष ये थी, तीसरी कक्ष ये थी। और इससे देखा था हमने, एक फॉर्मूला आया था 2n², और n क्या था, कक्ष की संख्या। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और गुणा 2 में करोगे कितना आ गया, 2। यानी का पहली कक्ष में n बराबर कितना रखा था हमने, 1 रखा था। तो पहली कक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पहले कक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट, अगर n बराबर हम 2 ले लेते हैं, यानी का किस कक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे की। अगर 2 रखो यहाँ पर तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, यानी का 4 और 4 दूनी 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? अब 8 इलेक्ट्रॉन भरो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है? 8 इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी का 8 9 और 10, क्योंकि दूसरे कक्ष में हमारे कितने भरे जाएंगे, 2, और दूसरी वो पहले कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे, और दूसरी कक्ष में कितने भरे जाएंगे, 8 भरे जाएंगे। बात क्लियर है? तो सोचो, संयोजकता निकालने के लिए हमने अभी देखा तो उसकी संयोजकता कैसे निकालें। तो वहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि संयोजकता निकालने के लिए अब तक तो हमें एक बात का तो पता चल गया है कि कोई भी चीज़ जब हमको दी होगी तो उससे हम क्या करेंगे कि 17 है। अब 17 को किस तरीके से लिखें, तो 17 के पहले कक्ष में हमने कितने लिखे होंगे, 2 लिखे होंगे। बात क्लियर है? तो पहले कक्ष में हमारे कितने भरे गए होंगे, 2 भरे गए होंगे। तो दूसरे कक्ष में कितने भरे गए होंगे, दूसरे कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा भर कितने सकते हैं, 8 भर सकते हैं। पहले कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो कितना हो गया, दूसरे में भर दिए 8। अब कितने बचे, 17 थे, 17 में से पहले कक्ष में कितने भर दिए, 2 भर दिए, और दूसरे कक्ष में कितने भर दिए, 8 भर दिए। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अभी 7 और बचे हैं, और तीसरे कक्ष में भी 8 भरते हैं, तो 8 भरते हैं तो कितने बचे, 7। यानी कि हो गए ना 17, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, और तीसरे कक्ष में 7। तो ये भर गए। और जबकि तीसरे कक्ष में हमें 8 भरने चाहिए। अब एक बात बताइए, हमारा ये नियम है कि 1 2 3, तो इसमें 2 भर गए, इसमें 8 भर गए, अब इसमें 7 भर गए। इससे पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने की जरूरत होती है, 8 की जरूरत होती है। इसमें है कितने, 7। अब ये बात बताइए, 7 निकालना आसान रहेगा कि 1 को बुलाना आसान रहेगा, 1 को बुलाना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसकी वैलेंसी निकाल लेंगे, यानी कि इसकी संयोजकता निकाल लेंगे 17 की। तो इसकी संयोजकता की हम वही काम करेंगे जो हमें आसान होगा। 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन का बुलाना आसान हो गया। तो हमने इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। बात यहाँ तक क्लियर है? क्यों? क्योंकि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गए आते हैं हमारे, पहले कक्ष में हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2, और दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, और तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 7, और फिर 1 बचता है। तो परमाणु, तो देखिए क्या लिखा है, क्लोरीन यानी का संख्या कितना है, 17। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में 7। ठीक है, होने कितने चाहिए थे, 8, और हैं कितने, 7। कितने की कमी, 1 की। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसी तरीके से सल्फर में देखें तो सल्फर का परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, और तीसरे कक्ष में 6। क्यों, 2 और 8 कितने होते हैं, 10, और 10 और 6 कितने होते हैं, 16। यानी का अब इसमें 6 हैं, जबकि तीसरे वाले में होने कितने चाहिए, तीसरे वाले में होने चाहिए 8।
तो 8 में और कितने की कमी, 2 की कमी। तो अब बताइए 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि 2 को बुलाना आसान है, तो 2 को बुलाना आसान है, तो वही इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 2। नेक्स्ट अगर देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होगी, तो मैग्नीशियम कितना था, 12 था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कक्ष में कितने, 2, दूसरे कक्ष में कितने, 8, यानी कि 8 और 2 10, और कितने बच्चे, 2, यानी कि अब हो गए 2। अब एक बात बताइए, अब तीसरे कक्ष में थे भरने कितने थे, 8, हमारे पास हैं कितने, 2। अब इसको कितने की जरूरत, 6 की जरूरत है। अब एक बात बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन को इस कक्ष में बुलाना आसान हो जाता है या 2 को निकालना, बताइए कौन सा काम आसान है, 2 को निकालना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी सिंपल ट्रिक आपके पास यही है, आप वही काम करिए जो आपको आसान लगता है, यानी का 6 को, अब खुद सोचो ना दिमाग से कि 6 को इलेक्ट्रॉन को बुला सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ऊर्जा कम किस में लगेगी। तो इस तरीके से ये इस वाले प्रश्न का ये उत्तर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि, ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको आराम से लिखिएगा, लिखने के बाद इसको तब समझने का प्रयास करें कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, यानी का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी है, इसमें 8 दी हुई है, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी दी है, वो भी 8 दी गई है, ठीक है, प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है। फिर दोबारा कहता है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तब परमाणु की परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए, यानी का इसकी परमाणु संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो परमाणु संख्या हम आपको बता दें, किसी चीज की परमाणु संख्या वो होती है जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अब बात समझ में आ जाती है, यानी का इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन होंगे इसमें, और यही क्या है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं, 8 दिए हैं, या प्रोटॉन कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। तो कुल मिला के बात ये है, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही हमारी परमाणु की संख्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना, संख्या कितनी हो गई, 8। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी में कि परमाणु का आवेश क्या है, परमाणु का क्या आवेश है। आवेश का मतलब हमने आपसे कहा था कि आवेश मतलब कि धनायन और ऋणायन कैसा इस पर आवेश होगा। तो अगर हम आवेश की बात करें तो 8 ही हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, और 8 ही क्या हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा, माइनस, और प्रोटॉन पर आवेश कैसा, प्लस। दोनों की संख्या कितनी कितनी दी है, 8 दी है। तो बताइए इस पर कैसा होगा, कैसा होगा, उदासीन होगा। बात समझ रहे हैं, क्यों उदासीन होगा, जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसलिए ये उदासीन माना जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, परमाणु की संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या 8 दी है, तो इसलिए परमाणु संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। दोबारा दे रहा है कि परमाणु का आवेश 0 है, क्योंकि धनावेश आवेश यानी का प्रोटॉन की संख्या 8 है और ऋणावेश यानी का इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, तो इसलिए अतः विद्युत रूप से परमाणु उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा हम आपको बता दें, तो द्रव्यमान संख्या, पहले तो आप एक चीज समझें कि द्रव्यमान संख्या को कैसे क्या करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे ये एक नाविक है और नाविक के चारों तरफ कक्ष होते हैं। जब ये कक्ष होते हैं, इन कक्षों में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हमने देखा था कि इस नाविक की पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 18 होते हैं। इस तरीके से एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हमने ये पता कर लिया था कि पहले कक्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, और दूसरे कक्ष में 8 भर सकते हैं, और तीसरे कक्ष में 18 भर सकते हैं। बात क्लियर है। तो देखो परमाणु के अंदर इसके 3 सब परमाणु पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो परमाणु के अंदर भी इसके भाग हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो तीनों चीजें अब परमाणु के अंदर हैं, तो इस परमाणु में कहीं ना कहीं होंगी। तो हम आपको बता दें कि तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन कक्षों के चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि इस वाली कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,
तो इसमें 2 होते हैं और इसमें कितने होते हैं 8, तो इसमें 8 भरे जाते हैं। बात क्लियर है। तो इसी तरीके पे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे कक्ष में भी हम लोग 8 ही इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो परमाणु के कक्षों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो बच्चा कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इस न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि इस नाभिक में होते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, तो और टोटल परमाणु का जो वजन होता है, यानी कि परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, वो यहाँ पर होता है, यानी कि नाभिक के अंदर होता है। और नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि कहने की बात यह है कि टोटल द्रव्यमान कहाँ पर होगा, टोटल द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होगा। तो हमसे पूछा गया है किसमें, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु क्रमांक कितना हुआ बेटा, 8 हुआ। तो 8 अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सोचो हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हमको क्या क्या देखना होगा, द्रव्यमान के लिए हमको प्रोटॉन देखना होगा प्लस न्यूट्रॉन देखना होगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, 8, तो टोटल कितने हो गए, 16, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना आएगा, 16 आएगा। बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट कहता है कि सल्फर परमाणु का द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो सल्फर परमाणु की अगर देखो तो सल्फर परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए। तो 16 होता है। तो बेटा इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 हो गए, प्रोटॉन भी 16 हो गए और न्यूट्रॉन भी 16 हो गए। तो अब प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 16 16 32 होते हैं। तो हमसे क्या पूछा था, द्रव्यमान की संख्या बताइए। तो द्रव्यमान की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी का अगर द्रव्यमान की संख्या की बात करें तो इसकी द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 32 और उसका हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आया होगा। अब आप देखिएगा सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन में लिखा है ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 8, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी थी, 8। तो टोटल आंसर कितना आया, 16। अगला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो है ना। और सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने निकल के आए थे, प्रोटॉन निकल के आए थे 16, और ये भी निकल के आए थे 16, यानी का टोटल परमाणु हमारा कितना निकल के आ गया था, 32 निकल आया था। बेटा क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और आप साथ के साथ इसको लिखते जाइए। अगर वीडियो फास्ट हो रही है तो आप स्लो करके रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कैनाल किरणें क्या हैं। तो देखो कैनाल किरण आपने देखा होगा जब आपने परीक्षण पढ़ाए होंगे, जब आपकी क्लास में परीक्षण पढ़ाए गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक विसर्जन का नलिका बनाई गई होगी, है ना। और इसके बारे में आपको तो याद होगा। फिर इसमें इस तरीके से कुछ याद है, एक नलिका बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी। तो जो नलिका वगैरह इधर से ऐसी बनाई गई थी, तो वही कह रहा है कि कैनाल किरण विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली, यानी का एक कैथोड था और एक हमारा क्या था, एनोड था। तो एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें की धारा बहुत ही कम दाब गैसों में, यानी का जो धनावेशित निकला किससे, एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरणों की धारा। तो बेटा इस तरीके से हम ये कर लेते हैं। देखिएगा वीडियो थोड़ा कट गया था, दोबारा से इस चीज़ को समझें। इसमें लिखा हुआ है कि कैनाल जो थी, कैनाल किरण किसे कहते हैं। तो वहाँ से हम यहाँ से रीडिंग कर रहे थे, तब तक वीडियो रुक गया था। आप बेटा दोबारा से देखें कि कैनाल किरण जो है विसर्जिता नलिका के एनोड से निकलने वाली, इससे निकलने वाली कैसी किरण, धनावेशित, यानी का प्लस निकलने वाली की धारा विकिरणों की धारा है जो बहुत ही कम दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज गोल्ड स्मिथ ने की थी। बात क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, किसी भी एक कोई परमाणु है जिसमें कितना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। बात क्लियर। तो इन पर कोई आवेश होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए। यदि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो कोई आवेश होगा कि नहीं होगा। तो आपके हिसाब से होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। देखिए बेटा
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब है माइनस का चिन्ह, प्रोटॉन मतलब कि प्लस, और कितनी है माइनस, एक माइनस है, इस पर प्रोटॉन कितनी है, एक। तो भैया जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अब तुम सोचो, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो फिर इस हिसाब से इस पर कुछ नहीं होगा, ये क्या होगा, उदासीन होगा। बात क्लियर है, उदासीन हो गया ना, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखा है, जब किसी परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर हों तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। बात क्लियर है, साथ के साथ लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। देखिएगा, परमाणु उदासीन है, इस तत्व को जे थॉमसन, जो आपने पढ़ा था ना, ऐसे कई जगह थॉमसन लिखा होता है, कई जगह थॉमसन लिखा होता है, ये जे थॉमसन की बात के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस तत्व में जे थॉमसन का मॉडल आपने अगर पढ़ा हो, मैं आपको बताऊं, ये वही मॉडल है जे थॉमसन वाला, जिसकी हमने, अगर आपको क्लास में आपने पढ़ा हो तो बताया था कि इसमें इसकी कंपेयर किससे की गई थी, तरबूज से, तरबूज के बीज से, खाली जगह है और जो काले काले बीज हैं, की गई थी ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो क्रिसमस में एक केक बनता है और जिसमें कुछ धसे हुए होते हैं मेवे, ऐसे है ना, केक है तो केक में धसे हुए जो मेवे होते हैं ना, उसकी तरह कहा गया है ना। तो यही सेम तरबूज से तुलना कर दिया है उन्होंने, केक से तुलना कर दिया है। देखिएगा क्या कहता है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी कि यही तो बता रहे हैं, ये कैसा है, धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे हुए हैं। ऐसे समझ के चलो जी कि मेवा धसी हुई है ना, किसी केक में मेवा धसी हुई है ना, तो वो मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन है ना। क्योंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। परिमाण का मतलब है, समझो, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। बात समझ में आ गई। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने तरबूज वाले से समझाया था, अगर आप केक है, केक में उसमें मेवा वगैरह डली हुई है, तो वो मान लीजिए कि ये धनावेश हैं, और तो वो ये कह रहे हैं कि जितने इसमें धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। तो कोई चीज़ जितने धनावेश होंगे और उतना ऋणावेश होंगे तो वो तो वैद्युत के रूप से उदासीन तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल, परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है रदरफोर्ड के हिसाब से। तो रदरफोर्ड का मैंने बताया था ना, वो रदरफोर्ड ने जिन्होंने अल्फा कण लिया था, तो आप सभी लोग बताएंगे कि अल्फा कण क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे अल्फा कण क्या होता है। अच्छा, इन्होंने एक धातु ली थी, कौन सी धातु ली थी, आपको उस धातु का नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके लिए दो प्रश्न हो गए, एक आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था, तो अल्फा कण लिया था, तो अल्फा कण क्या था, और दूसरा आप बताओगे कि उन्होंने एक धातु का भी इस्तेमाल किया था, वो धातु क्या है। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अब परमाणु कण विद्यमान है। बात क्लियर है, तो कौन सा है बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो। पता है, अरे नहीं पता होगा, चलो मैं बताता हूँ। तो बेटा देखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण, यानी का जो प्लस का है ना, धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान है। कौन विद्यमान है, प्रोटॉन। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। जैसे बताया था वैसे आराम से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि 3 कक्षाओं वाले बोर ने परमाणु मॉडल चित्र बनाई है। तो बोर ने इस तरीके से बनाया था, और हमने आपको अभी बताया था कि जो इधर होता है नाभिक होता है। अच्छा, इसी नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये बात याद रखोगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इन पे चारों तरफ ये चक्कर, यहाँ पर कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। पहले में 2, दूसरे में 8, इस तरीके से घूम रहे होते हैं। तो ये नाभिक हो गया, इसमें कक्ष हो गया, पहले कक्ष को के कहा है, दूसरे को एल, यानी का पहला कक्ष के, एल, एम और एन, इस तरीके से ये है ना। चाहे आप n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब देखिएगा, तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो बोर के हिसाब से अगर मॉडल बनाने को आया तो बोर के हिसाब से इस तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं। आप लोग भी, ये तो आता होगा, तो आप लोग भी अच्छे से इस मॉडल को बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो हमने होमवर्क में दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो